गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कल और उसके पहले मैंने दो वीडियो जो आपको बनाए हैं वो जीवों में जनन, अध्याय 1 जीवों में जनन। पहले अध्याय में हमने आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताया। दूसरे जो पोर्शन था, दूसरे वीडियो में हमने कायिक जनन के बारे में बताया। तीसरा वीडियो आज आपके समक्ष ला रहे हैं। इसमें हम आपको लैंगिक जनन समझाएंगे। क्या होता है लैंगिक जनन? लैंगिक जनन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि लैंगिक जनन में दो जीवों का मिलकर एक संतान को उत्पत्ति करते हैं। दो जीव मिलकर एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसमें एक जीव संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है या एक भाग संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। नर भाग और मादा भाग दोनों मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक ही जीव संतान की उत्पत्ति करता है, लेकिन उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं। इसलिए आप ये मान लीजिए कि लैंगिक जनन में नर भाग और मादा भाग दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब देख लेते हैं कि लैंगिक जनन में नर भाग नर युग्मक को और मादा भाग मादा युग्मक को बनाते हैं। जैसे नर भाग को शुक्राणु और मादा भाग को अंडाणु कहते हैं। ये शुक्राणु और अंडाणु एक जगह मिलकर निषेचित होते हैं, संलयित होते हैं, तब एक युग्मक का निर्माण होता है। इस युग्मक को जाइगोट के नाम से भी जानते हैं। यही जाइगोट बाद में विकास करके नई संतान को जन्म देता है। अब आप यहां देख लीजिए कि जो युग्मक जनन हो रहा है या युग्मक का जो जाइगोट का विकास हो रहा है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घट रही है। वो क्या है? गुणसूत्रों का अर्ध विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों का अर्धसूत्री विभाजन। हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन में आधे गुण माता से आधे गुण पिता से आते हैं। यही वो चीज है जो हमें अर्धसूत्री विभाजन की ओर ले जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में पहले गुणसूत्र, जैसे मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र टूटकर 23 हो जाते हैं। तो 23 गुणसूत्र नर की ओर से और 23 गुणसूत्र मादा की ओर से आते हैं और ये मिलकर 46 गुणसूत्र बनाते हैं। तो ये गुणसूत्र ना पूरी तरीके से मादा के होते हैं, ना पूरी तरीके से नर के होते हैं। नर और मादा के मिलकर एक नए प्रकार के गुणसूत्र का ये निर्माण करते हैं। इसीलिए संतान निश्चित तौर से माता और पिता के गुण लेकर एक नवीन संरचना के रूप में, एक नवीन व्यक्तित्व के रूप में आपके समक्ष आती है। जब जाइगोट बनता है तो इसे समझ लेते हैं कि 46 जो गुणसूत्र हैं वो n+n बराबर 2n हो जाते हैं। यानी कि 23 गुणसूत्र नर से 23 गुणसूत्र मादा से बराबर n+n बराबर 2n, यानी कि 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। मनुष्य में ये 46 गुणसूत्र ही उसके गुण, धर्म, स्वभाव और विशेषता को निर्धारित करते हैं। यही वो कोड होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। वो लंबा होगा कि ठिनगा होगा, वो हेल्दी होगा या पतला होगा, ये सारा का सारा इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर छिपा हुआ होता है। चलिए, ये हमने आपको बताया लैंगिक जनन। अब इसमें से देख लेते हैं कि दो तरीके के जीव होते हैं। जैसे द्विलिंगी जीव। कौन कौन से? एक तो द्विलिंगी जीव और दूसरा एक लिंगी जीव।
दो लिंगी जीव। अभी हमने आपको बताया था कि एक जीव भी लैंगिक जनन कर सकता है, लेकिन उसमें मादा और नर दोनों भाग होने चाहिए, जिसे वो प्रयोग करके एक नवीन संतान को जन्म दे सकता है। तो हम देख लेते हैं द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल जब एक ही जीव में नर और मादा दोनों के जननांग पाए जाते हैं, जिनका उपयोग करके वो संतान को जन्म देता है, तो उसे द्विलिंगीय जीव कहते हैं। द्विलिंगी जीव बहुत सारे होते हैं, आप जानते भी होंगे बहुत सारे जीवों को, लेकिन यहां उदाहरण देख लीजिए कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है केचुआ, दूसरा उदाहरण है अर्थवर्म, तीसरा उदाहरण है स्पंज। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। इन सारे जीवों के उदाहरण आप देखिए और कमेंट सेक्शन में आकर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से जीव द्विलिंगी होते हैं। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे कि कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो द्विलिंगी होते हैं। चलिए अब देखते हैं एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनमें नर और मादा भाग अलग अलग जीवों में पाया जाता है, और ऐसे प्राणी जो नर और मादा के रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं, स्पष्ट तौर से पहचाना जा सकता है कि ये नर है और ये मादा है। कभी कभी किन्हीं जीवों में पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन अधिकतर जीवों में नर और मादा की पहचान हो जाती है। इन्हें कहते हैं एक लिंगी जीव। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य आप जानते हैं कि नर और मादा अलग अलग पाई जाती है, और वो आपको देखने में भी प्रतीत हो जाएगा कि ये नर है और ये मादा है। दोनों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनसे वो स्पष्ट पहचान में आ जाते हैं। इन सारे लोगों के द्वारा या इन सारे जीवों को मिलाकर एक लिंगी जीव बनते हैं। इन एक लिंगी जीवों के जितने भी उदाहरण हैं, उनको पुनः आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएंगे कि और कौन कौन से एक लिंगी जीव होते हैं। अब आप यहां देखिए कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो घटनाएं हैं, वो किस तरीके की होती हैं और वो कैसे आगे चलती हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लैंगिक जनन में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, जिनके माध्यम से चलकर ये संपूर्ण क्रिया संपादित होती है, और इस क्रिया के पश्चात ही एक नवीन संतान की जन्म होता है। इस नवीन संतान के जन्म तक की इस पूरी क्रिया को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कैसा? 3 भागों में इसको हम बांट के अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, निषेचन के पूर्व की घटनाएं। नंबर 2, निषेचन। नंबर 3, निषेचन के पश्चात घटनाएं। कौन कौन सी? निषेचन के पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन के पश्चात घटनाएं। इन 3 भागों में बांटकर हम अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि निषेचन के पूर्व की जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं और वो कैसे संपादित होती हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि नर भाग में नर युग्मक का विकास, इसे युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। इसे युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है मादा युग्मक का निर्माण, और अगला है युग्मक का स्थानांतरण या युग्मक का ट्रांसफर या
युग्मक को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं निषेचन पूर्व की घटनाओं में आती हैं। अब हम लोग आकर यहां पे देख लेते हैं कि युग्मक, यहां बहुत सारा शब्द प्रयोग में ला रहे हैं हम, क्या युग्मक। तो युग्मक क्या है और युग्मक के कितने प्रकार हैं? युग्मक क्या है और युग्मक के कितने प्रकार हैं? युग्मक हमने ऊपर समझा दिया था, अब युग्मक के प्रकार यहां पे देख लीजिए कि युग्मक मूलतः 3 प्रकार का होता है। कौन सा? सम युग्मकी, नंबर दूसरा असम युग्मकी और नंबर 3 विषम युग्मकी। इनको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और यूगैमस, या इन को 3 स्थितियों में वर्णित कर सकते हैं। नंबर 1 सम युग्मकी, नंबर 2 असम युग्मकी, नंबर 3 विषम युग्मकी। यहां हम सबसे पहले सम युग्मकी की चर्चा करेंगे। सम युग्मकी युग्मक कौन कौन से होते हैं और इन्हें हम कैसे जानते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक। सम युग्मकी में नर युग्मक और मादा युग्मक आकार, संरचना और परिमाण में समान होते हैं। दोनों ही n+n बराबर 2n मिलकर युग्मनज को बनाते हैं। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक आकार में, संरचना में और परिमाण में तीनों में ही एक समान होते हैं और ये युग्मक n+n बराबर 2n जाइगोट बनाते हैं। इनको आपने समझ लिया कि ये कैसे होते हैं। इसका उदाहरण है प्लेमेडिनाज और यूलोथ्रिक्स। अब इसमें देख लीजिए कि एक अंतर होता है कि इसमें ये कसाबकी होते हैं, इसमें कसाबिका होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कसाबिका नहीं होती है। कसाबिका ना होने वाला उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। इन दोनों को समझ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसे सम युग्मकी कौन है जिनमें कसाबिका पाई जाती है और जिनमें कसाबिका नहीं पाई जाती है। 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पे आता है असम युग्मकी, यानी कि एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस क्या होता है? बाह्य आकार समान होता है लेकिन परिमाण भिन्न होता है। क्या होता है? बाह्य जो आकार है वो तो समान होता है लेकिन इसका जो परिमाण होता है वो भिन्न होता है और दोनों कसाबकी हो, इनके मिलने से 2n जाइगोट का निर्माण होता है। दोनों कसाबकी होते हैं और इनमें क्या होता है? n+n बराबर 2n जाइगोट का निर्माण होता है। ये कौन कौन से होते हैं, इनका उदाहरण क्या है? इनमें क्लेमेनिटोज ब्राउनी इसमें महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पर आता है विषम युग्मकी। कौन सा? विषम युग्मकी। विषम युग्मकी क्या होते हैं? ऐसे नर और मादा युग्मक, ऐसे नर और मादा युग्मक जो भिन्न प्रकार के होते हैं, आकार और परिणाम में पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। इन भिन्न युग्मक आपस में मिलकर 2n जाइगोट बनाते हैं और इस जाइगोट से नवीन संतान का विकास होता है या जन्म होता है। ऐसे विषम युग्मकी जो जीव हैं उनका उदाहरण है शैवाल और मनुष्य। मनुष्य भी ऐसे ही विषम युग्मकी जीवों का उदाहरण है। आइए अब देखते हैं युग्मक स्थानांतरण।
युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? नर युग्मक मादा के पास जाएगा। जब युग्मक बन जाते हैं तब युग्मक क्या करते हैं? या तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा या मादा युग्मक नर युग्मक के पास आएगा। अधिकतर जीवों में नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाते हैं और मादा युग्मक के पास जाकर दोनों संलयित होकर एक युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया, इसी क्रिया के माध्यम से जाइगोट बनता है। अब देख लेते हैं हम कि निषेचन क्या होता है, कि निषेचन कैसे होता है। निषेचन को ही फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। निषेचन यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयित होकर, संलयित होने का मतलब होता है मिलकर, संलयित का मतलब होता है मिलकर, जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर द्विगुणित युग्मनज यानी कि द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। यानी कि आपने देखा था कि वो विभाजन हुआ था, एक सूत्री विभाजन हुआ था, तो एक सूत्र मादा से आया, एक सूत्र नर से आया। जब ये मिले तब ये क्या करते हैं? द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। 23 गुणसूत्र यहां से आए, 23 गुणसूत्र यहां से आए। n गुणसूत्र और n गुणसूत्र जब मिलते हैं तो 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को और इसी स्थिति को निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया आपको निषेचन? जब मादा युग्मक और नर युग्मक स्थानांतरित होकर एक जगह पहुंचते हैं और एक जगह पहुंचकर वो संलयित होते हैं, मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। यही द्विगुणित जाइगोट जब बन जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना आवश्यक है। यानी कि अपवाद, अपवाद क्या होते हैं? कि सारी प्रक्रिया हो रही है लेकिन उस प्रक्रिया के विरोध में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको जानना ज्यादा आवश्यक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन कौन से जीव हैं जिनमें निषेचन की प्रक्रिया के ना होने के पश्चात भी संतान की उत्पत्ति होती है। तो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से जीव हैं जिनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। बगैर निषेचन की प्रक्रिया के भी संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मधुमक्खी को। मधुमक्खी में क्या होता है? बगैर निषेचन के रानी मक्खी के द्वारा बगैर निषेचन के संतान को उत्पत्ति या संतान पैदा कर दी जाती है। और दूसरा उदाहरण है इसमें रोडिपर्स, और तीसरा इसमें उदाहरण है कुछ छिपकलियां। कौन? कुछ छिपकलियां, जिनमें कि निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसे अनिषेच जनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनिषेच, यानी कि निषेचन नहीं हो रहा है, बगैर निषेचन के हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं अनिषेच जनन, यानी कि पार्थोजेनेसिस भी कहते हैं। और ये जो जाइगोट बनता है ये अगुणित होता है। ऊपर हमने जब कह रहे हैं कि निषेचन की क्रिया होती है तब वो जो जाइगोट बनता है वो द्विगुणित होता है। 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं लेकिन यहां क्या होता है? ये अगुणित होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। ये याद रखिएगा कि किन किन जीवों में निषेचन नहीं होता है।
नीट की परीक्षा में और 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोर्ड परीक्षा में भी ये पूछा जाएगा। तो कौन कौन से हैं? मधुमक्खी, रोडीपस और कुछ छिपकलियां ऐसी हैं जिनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा निषेचन? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है कि जब इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्राणी के शरीर के बाहर जब निषेचन होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन किन किन लोगों में होता है? कुछ शैवाल में होता है, मछलियों में होता है और उभयचर प्राणियों में ये होता है। ये उभयचर प्राणियों में भी होता है। ये क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन। यानी कि मादा युग्मनज, मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों जाकर शरीर के बाहर कहीं मिल रहे हैं, संलयित हो रहे हैं और एक युग्मनज का निर्माण, एक जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वो जो जाइगोट का निर्माण हो रहा है वो शरीर के अंदर नहीं हो रहा है। ये द्विगुणित जाइगोट होता है। n+n = 2n गुणसूत्रों के मिलने से होता है, लेकिन शरीर के बाहर हो रहा होता है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा निषेचन कौन सा है? अंतः निषेचन। अंतः निषेचन क्या होता है? जब प्राणी के शरीर के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसे अंतः निषेचन कहते हैं और ये स्तनधारियों में पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी समूह के प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में ये अंतः निषेचन पाया जाता है। मनुष्य में तो इसकी अवधि पूरा 9 महीने की होती है। 9 महीने की अवधि के पश्चात ही एक नए शिशु का जन्म होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अंतः निषेचन। चलिए अब चलते हैं इसकी तीसरी घटना पर। कौन कौन सी? हमने आपको बताया था निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन के पश्चात घटनाएं, यानी कि निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती हैं कि युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? युग्मनज में, यानी जाइगोट, जो जाइगोट बना उसमें क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। सेल्स बन रही हैं, उनका विभाजन तेजी से हो रहा है और इस विभाजन के पश्चात एक भ्रूण का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। इसी भ्रूण के विकास के पश्चात एक शिशु का जन्म होता है। इस प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसे भ्रूणोद्भव भी कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि युग्मनज का विकास जब शरीर से बाहर होता है तो इसे अंड प्रजक कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जिनका विकास शरीर के बाहर हो रहा है वो अंड प्रजक कहलाते हैं। सभी अंडे देने वाले जीव जिनके बच्चे सीधे पैदा नहीं होते हैं, अंडे देते हैं, उसके बाद अंडे का विकास होता है, उसके पश्चात एक जीव का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अंड प्रजक जीव। और दूसरे क्या होते हैं? सजीव प्रजक। सजीव प्रजक क्या होता है? शरीर के अंदर युग्मनज का विकास होता है, उसे सजीव प्रजक जीव कहते हैं। जैसे मादा युग्मक और नर युग्मक आकर एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात एक भ्रूण बनता है और भ्रूण के पश्चात
वो उसका विकास होता है, और उस विकास के कुछ समय पश्चात, कुछ महीने पश्चात उस शिशु का जन्म होता है। उसे कहते हैं सजीव प्रजक। और जो जिनका शरीर के बाहर होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंड प्रजक। मैंने एक एक चीज आपको क्रम से पूरे विस्तार से समझाई है। यह आपका पहला अध्याय है। इसे अगर आप पूरी तरीके से समझ लेंगे तो निश्चित तौर से बायोलॉजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। एक एक करके क्रमशः तोड़ तोड़ के जब आप पढ़ेंगे तब आपकी प्रक्रियाएं पूरे तरीके से संपन्न होंगी और आपके दिमाग में, मस्तिष्क में सारी की सारी चीजें स्थापित हो जाएंगी। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कैसे और पढ़ना है, आपको क्या क्या चीजें और जाननी है, ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो उसी तरीके से हम अपने अगले वीडियो में सुधार कर सकते हैं। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम आपसे कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।